डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की, जिसमें हम पार्ट बी की बात करेंगे कि न्यूक्लियर इनहेरिटेंस से अलग प्रकार का इनहेरिटेंस होता है। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, इसमें जो दूसरा टाइप है, इसमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस बाय एंडोसाइम्बायोट्स हम पढ़ेंगे। जैसा कि जो इंट्रासेलुलर जो पैरासाइट्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं, वायरस पार्टिकल्स हैं, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं होस्ट सेल्स के साथ में। वो सेल अपनी कॉलोनीज बनाते हैं और वो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूशंस की तरह ही दिखते हैं और वो एग्जिबिट करते हैं एक इन्फेक्शन लाइक ट्रांसमिशन। तो ये सिम्बायोटिक और पैरासाइटिक जो एसोसिएशन होती है माइक्रोऑर्गेनिजम्स की होस्ट ऑर्गेनिज्म के साथ में, जैसे कि ट्रांसमिशन होता है फिनोटाइप का ऑफस्प्रिंग ऑफ द होस्ट ऑफस्प्रिंग। तो ये कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि सिग्मा वायरस है ड्रोसोफिला में और कप्पा पार्टिकल्स हैं पैरामीशियम में। तो सॉनबर्न जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इनहेरिटेंस को बताया कि साइटोप्लाज्मिक जो पार्टिकल्स होते हैं, कप्पा पार्टिकल्स, उनका रिलेशन होता है न्यूक्लियर जीन के साथ में पैरामीशियम में। उन्होंने अध्ययन की दो स्ट्रेन्स पैरामीशियम की, एक को उन्होंने किलर कहा और दूसरी को उन्होंने सेंसिटिव स्ट्रेन कहा। जो किलर सेल्स थी पैरामीशियम की, उनमें टॉक्सिक सब्सटेंस था पैरामीशिन, जिससे कि सेंसिटिव जो पैरामीशियम थे उनकी डेथ हो जाती है। तो जो पैरामीशिया होता है किलर स्ट्रेन का, वो कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ कप्पा पार्टिकल्स, और ये जो प्रोडक्शन होता है कप्पा पार्टिकल्स का, वो डिपेंडेंट होता है डोमिनेंट एलील के ऊपर। क्योंकि किलर जो स्ट्रेन्स हैं उनमें या तो होमोजाइगस या हेटरोजाइगस कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, और सेंसिटिव जो स्ट्रेन्स होंगे उनमें ये कप्पा कण अनुपस्थित होंगे, तो वो रेसेसिव है, के है। तो अगर हम एक बीकर में अगर हम एक तरफ किलर सेल्स को रखें और दूसरी तरफ हम एक दूसरा बीकर लें जिसमें हम सेंसिटिव स्ट्रेन को रखें, और दोनों को अगर हम ज्वाइन करके रखें, तो थोड़ी देर के बाद में हम क्या देखेंगे कि लेफ़्ट और राइट जो है उन सभी पैरामीशियम में खाली आपके किलर्स पैरामीशियम स्ट्रेन ही सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि सेंसिटिव स्ट्रेन को वो मारक क्षमता से ख़त्म कर देते हैं, इसलिए उनका नाम कैसा है, किलर स्ट्रेन्स। तो जैसा कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से बताया कि उन्होंने एक किलर सेल्स को लिया है और दूसरी तरफ एक सेंसिटिव स्ट्रेन को लिया है, जहाँ पे कि साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज को उन्होंने अलाउ किया। तो ये पेरेंटल जनरेशन है जो कि होमोजाइगस है के किलर सेल और सेंसिटिव रेसेसिव के सेल्स। तो यहाँ पे जैसे ही आपके साइटोप्लाज्मिक जो एक्सचेंज हुआ, उसके बाद में आपने क्या देखा कि यहाँ पे आपकी किलर जो सेल्स हैं वो यहाँ पे निर्मित होती हैं एक, और 3 आपकी निर्मित होती हैं सेंसिटिव सेल्स। दूसरे उदाहरण में उन्होंने एक और किलर और सेंसिटिव सेल्स को दिया अपने रिजल्ट्स ऑफ ए क्रॉस बिटवीन ए किलर एंड ए सेंसिटिव स्ट्रेन। जब आपने साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज को अलाउ किया, तो यहाँ पे आपके निर्मित होती हैं 50% किलर स्ट्रेन्स और 50% सेंसिटिव स्ट्रेन्स। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो, ये पूरी तरह से निर्भर है कि आपने यहाँ पे मैटरनल साइटोप्लाज्म किसका चूज़ किया है। तो वो रिज़ल्ट करता है कि आपके कितने पैरामीशियम या डॉटर पैरामीशियम जो होंगे उनमें कितनों में वो मारक क्षमता किलर स्ट्रेन यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी। तो जैसा कि हम पेरेंटल टाइप को चूज़ करें, जो लेफ़्ट साइड में है आपके किलर स्ट्रेन है, दूसरी तरफ आपके सेंसिटिव स्ट्रेन है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज हुआ, तो यहाँ पे माइग्रेशन हुआ, अभी हेट्रोजाइगोट्स इंडिविजुअल बन गए, फिर ये क्या करेंगी, बाइनरी फिशन करेंगी। तो आपकी क्या बनी है, जो आपकी हेट्रोजाइगस जो कंडीशन है, वहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे बाइनरी फिशन हुआ। बाइनरी फिशन होने से किलर जो कोशिका है आपकी पैरामीशियम की या सेंसिटिव जो सेल है, तो इस किलर पैरामीशिया से क्या निर्मित हुआ, एक किलर और एक सेंसिटिव पैरामीशियम। दूसरी तरफ दूसरे सेंसिटिव पैरामीशिया से क्या निर्मित हुआ, दोनों ही सेंसिटिव पैरामीशियम निर्मित हुए। तो लेफ़्ट साइड में हम क्या देखते हैं कि जब आपने पेरेंटल टाइप किलर और सेंसिटिव पैरामीशियम को चूज़ किया है पेरेंटल जनरेशन, तो आपकी F1 जनरेशन में एक किलर और एक सेंसिटिव डेवलप होता है। वहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो रेशियो आता है, आपके जो 4 पैरामीशियम बनते हैं उनमें खाली एक में ही मारक क्षमता आती है और 3 कैसे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो 3:1 का रेशियो आता है। दूसरी तरफ हम वापस अगर क्रॉसेस को देखें, तो एक किलर और
सेंसिटिव आपने यहाँ पे इंडिविजुअल को लिया है, लेकिन निर्धारित होता है मैटरनल साइटोप्लाज्म से। तो यहाँ पे हमारे क्या बनेगा, 50% किलर सेल्स और 50% सेंसिटिव सेल्स। तो 2 किलर सेल्स और 2 आपके क्या बनेंगे, सेंसिटिव पैरामीशिया। क्योंकि जब आपकी ये पेरेंटल जनरेशन से F1 जनरेशन निर्मित हुई, तो F1 जनरेशन दोनों ही आपकी क्या निर्मित होंगी, किलर सेल्स निर्मित होंगी। और ये दोनों किलर सेल्स क्या निर्मित करेंगी, आपकी एक किलर और एक सेंसिटिव स्ट्रेन। अर्थात आपके 2 किलर सेल्स इन ए नटशेल और 2 आपकी सेंसिटिव पैरामीशियम यहाँ पे निर्मित होंगी। तो 50% का रेशियो आप ऑब्टेन करोगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से, जो कि अलग प्रकार का प्रतिशत होता है न्यूक्लियर जीन से जो हमें देखने को मिलता है। तो एक तरह का बहुत ही इम्पॉर्टेंट उदाहरण सॉनबर्न वैज्ञानिक ने किया, जो कि कपा पार्टिकल्स या कपा कण जो होते हैं साइटोप्लाज्म पे, उनसे इन्होंने इसको स्टडी किया है पैरामीशियम में। पैरामीशियम जो होता है संघ प्रोटोजोआ का फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, और ये बहुत सारे शोध कार्यों में जेनेटिक्स में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल होता है और इसकी जो रिप्रोडक्शन की जो दर होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। और इसमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट कण के रूप में स्टडी किए गए थे। ऐसा ही एग्जाम्पल दूसरा है CO2 सेंसिटिविटी जो होती है ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला एक कीट है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, जिसको हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, जिसमें सिग्मा फैक्टर के बारे में बताया गया अध्ययन से हैरिटर और टीजर ने। उन्होंने ये बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो सेंसिटिविटी होती है ड्रोसोफिला में, ये जो ड्रोसोफिला जो फ्लाइज होती हैं, जैसे आप प्योर कार्बन डाइऑक्साइड में उसको कई घंटों तक रखते हो तो वो इंजरी के बिना रहती है। तो अब उन्होंने ये देखा कि ट्रू ब्रीडिंग जो स्ट्रेन होती है वो सेंसिटिव होती है CO2 में। सेंसिटिव जो मक्खी होती है ड्रोसोफिला, जब हम उसको एक्सपोजर करते हैं CO2 के लिए छोटे टाइम के लिए, तो मूर्छित हो जाती है, उसके लेग्स जो होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। जब हम रेसिप्रोकल क्रॉसेस करते हैं CO2 सेंसिटिव और नॉर्मल स्ट्रेन से, तो ट्रेट जो है इनहेरिट होता है फीमेल से। जो सेंसिटिव जो मदर होती हैं उससे सेंसिटिव ड्रोसोफिला बनती है। तो ये जो रेयर ट्रांसमिशन है, जिसमें हम देखते हैं कि जो एक्सट्रैक्ट जो हमने ऑब्टेन किया है सेंसिटिव फ्लाइज का, तो सेंसिटिविटी इंड्यूस हो जाती है। जो सेंसिटिविटी होती है वो एट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं कि वायरस लाइक पार्टिकल्स की तरह होता है, जिसको हम सिग्मा कहते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है सेंसिटिव फ्लाइज के। जो सिग्मा फैक्टर है वो ट्रांसमिशन हो रहा है एक्स साइटोप्लाज्म से, और सूटेबल टेम्परेचर 20 डिग्रीज में होता है, क्योंकि ये हीट लेवल होता है हायर टेम्परेचर में। उसको किसी भी तरह की स्पेसिफिक जीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसका एसोसिएशन डिफरेंट जीनोटाइप्स के साथ में होता है। सेंसिटिव जो फ्लाई होती हैं वो रिटेन करती हैं सेंसिटिव ट्रेट को। जब भी आप उसके जो क्रोमोसोम होते हैं उनका जो रिप्लेसमेंट होता है नॉर्मल फ्लाइज से, जिससे कि सजेशन होता है कि जो सिग्मा फैक्टर होता है, जो पार्टिकल होता है लोकेटेड होता है साइटोप्लाज्म में, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो नॉन क्रोमोसोमल जीन्स या प्लाज्मा जीन्स के द्वारा होती हैं। कुछ फिजिकल कैरेक्टर्स सिग्मा के लिए बहुत सारे नोन हैं। ये जो पार्टिकल है 0.07 माइक्रोन इन डायमीटर है, और उसका जो खुद का DNA है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटरी नेचर के लिए। तीसरा जो प्रकार है वो है यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस में इसका जो हेरिडिटरी ट्रेट है ओनली मैटरनल इनहेरिटेंस से हो रहा है। जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो जीन्स होती हैं उसमें एक ही पेरेंट का कंट्रीब्यूशन होता है ऑर्गेनल्स का। यूनिपेरेंटल जीन ट्रांसमिशन है ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्लोरोप्लास्ट की जो जीन्स होती हैं प्लांट्स में, उनमें भी यूनिपेरेंटल ये हमें इनहेरिटेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है बाई पेरेंटल इनहेरिटेंस। तो बाई पेरेंटल इनहेरिटेंस में ऑर्गेनल्स जो होते हैं DNA, उनमें पूरी तरह से ये ट्रांसफ़र होता है। उसी तरह से बाई पेरेंटल माइटोकॉन्ड्रियल का जो इनहेरिटेंस है वो ईच सेल्स में भी देखने को मिलता है। अब क्या सिग्निफिकेंस है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का? ये जो साइटोप्लाज्मिक जो इनहेरिटेंस है उसकी जो स्टडी की गई है वो बहुत ही यूज़फुल है, जिससे कि हमें रोल पता चलता है वेरियस साइटोप्लाज्मिक जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें जो ट्रेट्स हैं या जो लक्षण हैं उनका ट्रांसमिशन किस तरह से अलग अलग जंतुओं में हो रहा है। और इस तरह से जो स्टडीज़ की गई साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की, उससे की रोल हुआ है, हम मैप कर पाए हैं क्लोरोप्लास्ट को, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम को अलग अलग प्रजातियों में, जैसे ईस्ट सेल्स हैं, क्लैमाइडोमोनास है, मेज हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। तो जो
साइटोप्लाज्म जो होता है वो इजीली ट्रांसफ़र होता है एग्रोनॉमिक बेसिस में, और इस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं प्लांट्स में सुपीरियर हाइब्रिड्स निर्मित करने के लिए। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका रोल होता है हेटेरोसिस में, जो कि प्लांट्स में ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं फॉर गेनिंग इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस दीज ईयर्स। जो म्यूटेशन होता है क्लोरोप्लास्ट डीएनए में या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, उससे कि जनरेशन होता है न्यू वेरिएंट्स का। और ये जो नए तरह के जो वेरिएंट्स होते हैं वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स ज़्यादातर हम देखते हैं, उनके लिए स्पेशल सिग्निफिकेंस देता है। तो इस तरह से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का हॉर्टिकल्चर में ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में उपयोग में, या फिर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो ट्रांसमिशन ऑफ जो कैरेक्टर्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, हम उनमें बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में इसको स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं इसका बहुत ज़्यादा रोल है मैपिंग के लिए, मैपिंग ऑफ जीनोम में रोल है, या फिर एग्रोनॉमिक जो बेसिस हैं उनके लिए बहुत रोल है, और इसी तरह से हेटेरोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, और जनरेशन ऑफ सूटेबल ऑर्नामेंटल प्लांट्स उनमें भी इसका उपयोग है। तो इन ए नटशेल जो हमने साइटोप्लाज्मिक या मेटल इनहेरिटेंस हमने जो स्टडी किया, उसका खुद का एक डीएनए होता है, और वो किसी भी अलग अलग जंतुओं में हमने देखा कि कॉइलिंग जो होती है स्नेल्स में या फ्लोरोमास में जो पिगमेंटेशन होता है, या वेरिगेशन ऑफ लीव्स होती है, या फिर ड्रोसोफिला की हम सिग्मा फैक्टर की बात करें, उनमें किस तरह से वो रोल प्ले कर रहे हैं, तो बहुत क्रूशल रोल होता है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन ए वेरी सिंप्लीफाइड वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।